ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। तो चलो भाई, तो मॉक टेस्ट नंबर 9 में जो डाउट्स है बताओ। देखिए जो है ना, इसमें 5 9 13, 5 में क्या है, तो 5 में है पी क्यू आर पॉजिटिव रियल नंबर्स देन दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर। तो 9 में क्वेश्चन नंबर आपका है 5। तो इसमें क्या है, पी क्यू पॉजिटिव रियल नंबर है। और ये सीरीज जो है, दिस इज n+1 रेस टू पावर p अपॉन n रेस टू पावर q, और n फ्रॉम 1 to infinity। तो कहने का मतलब हो गया समेसन, अगर कॉमन 1+1/n रेस टू पावर। अच्छा, तो वैसे तो डायरेक्ट लिख नहीं सकते, डिपेंड करता है पी क्यू में रिलेशन क्या है। तो क्वेश्चन है इसको कन्वर्ज करवाना है ना। ओके, अब सोचो ये कब कन्वर्ज करेगा, ऐसे ही पता चल जाएगा तुम्हें। चलो एक काम करते सर हैं। इसमें हम्म। सर इसमें कंपैरिजन टेस्ट लगाए तो q-p ग्रेटर देन 1, तो ऑप्शन ए आ रहा है मेरा। अच्छा, ये सर मेरा कंपेरिजन टेस्ट किसके साथ? पी टेस्ट। अच्छा, तो पी, एक मिनट देखते हैं। तो इसमें से न्यूमरेटर से ही कॉमन ले लो, एन की पावर पी, है ना। एन कॉमन लेते हैं और यहाँ एन की पावर क्यू है। तो यहाँ से हो जाएगा 1+1/n, और इसकी पावर जब पी कॉमन है, पी है ना। तो अभी के लिए यहाँ पे क्या बनेगा, दिस सीरीज विल बी n फ्रॉम 1 to infinity एंड तो 1/n की पावर q माइनस p होगा, एंड ये 1+1/n की पावर p है। सो ये मान लो अभी सीक्वेंस an है, मतलब कहने का मतलब
दिस इज सीरीज ए एन, इसको मैं लिखता हूँ सीरीज ए एन, एंड बी एन अगर हम लोग लेते हैं, अच्छा ऐसे भी दिन देखो तो बी एन अगर हो गया मान लो एन की पावर कोई नया नंबर ले लो आर, जहां आर मोर देन 0 है ना। तो अगर इस तरह करें तो क्या होगा? सर सीरीज है तो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए ना आर को। हाँ हाँ, तो पी टेस्ट लगाएंगे, सो मोर देन 1, ठीक है। तो आर को मोर देन 1 होना चाहिए, मतलब ये क्यू माइनस पी को मोर देन 1 होना चाहिए इनडायरेक्टली। तो क्यू माइनस पी अगर मोर देन 1 हो जाए तो काम हो जाएगा। मान लो एग्जांपल के लिए अभी ये 1/n² है, सपोज ये 1/n² और पावर p है, तो 1/n² के साथ अगर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगा देंगे तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, इसकी लिमिट 1 आ जाएगी, और 1 आने का मतलब है कि बोथ कन्वर्जेस डाइवर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर, तो यहाँ से तो 1 रहेगा, ठीक है। तो ये होना चाहिए, तो यहाँ से क्या आएगा, p लेस देन, उधर भेजो, p लेस देन q माइनस 1, यही आ रहा है। हाँ तो यही होना चाहिए, तो फर्स्ट के लिए सही है, इसमें गलत आंसर लगाया इसका मतलब, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट जो है 9 13, तो नाइन्थ क्या है कि ए एन बी एस सिक्वेंस है, तो बेसिक क्वेश्चन है, मतलब जस्ट कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, बेसिक इजी लेवल के ए एन बी एस सर सिक्वेंस। हाँ सर इसमें ए क्यू फॉल्स है। ए एन कोई सीक्वेंस है रियल नंबर का, लिमिट इंफीरियर 0 है, लिमिट सुपीरियर 1 है, देन ऑल द टर्म्स शुड लाई बिटवीन 0 एंड 1। तो लिमिट इंफीरियर 0 है एंड लिमिट सुपीरियर 1 है। तो लिमिट इंफीरियर लिमिट सुपीरियर क्या होता है, जैसे एग्जांपल के अगर मैं ऐसा लिख दूं अभी के लिए, तो सारे टर्म 0 1 के बीच होना जरूरी है। लिमिट सुपीरियर मतलब है कि सब सीक्वेंस की लिमिट 0 है, और सब सीक्वेंस मान लो ऐसा लिख दूं, चलो अभी के लिए 2 3, मान लो ऐसा है ना, अब बाद में इसको अल्टरनेट कर दो ऐसा, लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर है ना, कुछ शुरू के कुछ टर्म ऐसे ले लो, बाद में पैटर्न बन जाएगा, वैसा बनाएंगे। जरूरी नहीं है कि वैसा होगा ना, कहने का मतलब ये है कि चलो वैसा मान लो। चलो ऐसा ले लेते हैं, तो है ना, एक को ऑल्टरनेटिवली ले लो। फॉर एग्जांपल एन अगर वैसा है, लेट से 1 5 उसके बाद 9 डॉट डॉट डॉट, ये एन जब 2 6 10 डॉट डॉट डॉट, और ये कब है, ये है 3 7 11 डॉट डॉट डॉट, और ये है 4 8 12 डॉट डॉट डॉट, इस तरह का पैटर्न है मान लो। क्या लगता है, तो इस सीक्वेंस में
व्हाट इज द लिमिट सुपीरियर, व्हाट इज लिमिट इंफीरियर। या इनफैक्ट इतना ना बना के मैं सिंपल ये भी लिख सकता था, दो ही टर्म लो, जैसे एक 1+1/n व्हेन n इज ऑड, और एक ले लो 1/n माइनस में व्हेन n इज इवन। तो इसमें बताओ लिमिट सुपीरियर क्या है, लिमिट इंफीरियर क्या है। सर लिमिट सुपीरियर 2 है और लिमिट इंफीरियर लिमिट सुपीरियर 2 कैसे है, लिमिट सुपीरियर क्या होता है। सर लिमिट ऑफ सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस सेक्शन तो क्या आएगी लिमिट इसकी, 2 कैसे आ जाएगी, 1। है ना, क्योंकि 1/n एट द एंड 0 पे जाएगा। तो एक सब सीक्वेंस की लिमिट 1 है, दूसरे सब सीक्वेंस की 0 है। अब आप खुद सोचो पहला ऑप्शन सही है इसमें। यस सर, समझ गए। हाँ, देयर मस्ट बी इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स बिटवीन 0 एंड 1, 0 एंड 1। तो ये तो पक्का है कि 0 के नेबरहुड में इनफाइनाइटली मेनी टर्म होगा, 1 के नेबरहुड में, बट बिटवीन की गारंटी है। there are only finitely many terms outside 0 1, outside 0 1। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें क्या लग रहा है इसमें क्या हो रहा है, ये तो बाकी एग्जाम्पल भी किसने कैसे बनाए हैं, ऑप्शन जिसने बनाए हैं। सो ये ठीक है कि एक सबसीक्वेंस की लिमिट 0, एक सबसीक्वेंस की लिमिट 1 है, बट 0 1 के बीच होगा इसकी क्या गारंटी है। जैसे यही एग्जाम्पल ले लो, तो इसमें सारे टर्म क्या है, 1+1/n है, तो एट द एंड 1 पे कन्वर्ज कर रहे हैं। बाकी टर्म्स यहाँ 0 है तो नेगेटिव है, 0 पे आ रहे हैं। तो इस सीक्वेंस में एक भी टर्म 0 से 1 के बीच में नहीं है। देखो इसमें एक भी टर्म 0 1 के बीच नहीं है ना, या तो 1 से ज्यादा है या 0 से कम है। तो बी ऑप्शन भी फॉल्स हो गया इस एग्जाम्पल से। तो इसको ऑप्शन को जिसने बनाए हैं टेस्ट उसको करेक्ट करना पड़ेगा ना। जैसे पहला था ऑल टर्म्स शुड लाई बिटवीन 0 1, जरूरी नहीं है, ये एग्जाम्पल है। फिर कह रहा है कि देयर मस्ट बी इनफाइनाइटली मेनी टर्म बिटवीन 0 1, ये भी जरूरी नहीं है। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी टर्म बिटवीन -1 एंड 2। हाँ ये सही है, सी यहाँ सही हो सकता है। उसकी वजह ये है कि 0 के, चूंकि 0 लिमिट इंफीरियर है, मतलब कोई ना कोई एक सबसीक्वेंस है जिसकी लिमिट 0 है, तो 0 के नेबरहुड में वी विल हैव इनफाइनाइटली मेनी टर्म, जो कि लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन है, या कि लिमिट इंफीरियर लिमिट सुपीरियर का डेफिनेशन है। 1 के नेबरहुड में देयर विल बी इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स, ये है। तो और चूंकि -1 एंड 2 इस बीच में है, तो इस क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर सी ऑप्शन होगा। ठीक है, सो ठीक है, तो ये 9th में सी ऑप्शन होगा एक्चुअली करेक्ट। 13 में क्या है, an and bn be two sequence such that an bn converges respectively to a and ab, then bn converges if and only if। अच्छा, तो कहना चाह रहा है कि an सीक्वेंस की लिमिट कैपिटल A है, कोई नंबर है, और bn सीक्वेंस की लिमिट a इंटू b है, ऐसा कहना चाह रहा है। सो देन bn कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ। bn कब कन्वर्ज करेगी, a नॉन जीरो होगा, a 0 होगा, b 0 होगा, या नॉन ऑफ दीज। मान लो a 0 है,
तो बी एन कन्वर्ज करी, बी एन कन्वर्ज करी तो ए को जीरो क्यों होना जरूरी है? सर इसमें डी होना चाहिए ना। हाँ, बी को होना जरूरी, जीरो क्यों है? मान लो बी जीरो हो गया तो ठीक है, बी एन कन्वर्जेंट है, लेकिन कन्वर्जेंट जीरो क्यों होना चाहिए? एग्जैक्टली। सर हम्म। सर क्वेश्चन में बी बाई ए टाइप लेंगे तब ए नॉन जीरो लेंगे ना, अदरवाइज तो जीरो होना हो कोई मैटर नहीं करता। हम्म। मान लो बी इंटू लिमिट ऑफ ए एन है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? इफ एंड ओनली इफ, डबल क्यों? एक एक समझ आता है, एक होता तो ठीक है। इफ एंड ओनली इफ मतलब कन्वर्ज करेगी तो क्या जरूरी है ए जीरो होगा? ए नॉन जीरो भी हो सकती है। एंड नहीं, इसमें हाँ नन ऑफ दीज ही होना चाहिए। क्या कर रखा है इन लोगों ने, सारे क्वेश्चन गलत बना रखे हैं क्या? ठीक है ना, हाँ डी ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसा का सिक्योरिटी तो है नहीं। 15 में क्या है? हम्म। सर कुछ कुछ क्वेश्चन गलत है, 15 चल जाएगा, वो गलत है शायद। पूछ क्या रहा है? यू एन है मेरे पास रूट अंडर एन प्लस वन माइनस रूट अंडर एन, तो इसको हम अगर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर तो क्या बनेगा? ये बनेगा। नाउ व्हाट कैन यू से अबाउट सीरीज यू एन? तो अगर मैं रूट एन कॉमन लूंगा तो दिस विल वी हैव लाइक, है ना, या आप समझो कि वी एन आप ये ले लो। सो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाओगे तो दिस डाइवर्जेस, सो दिस डाइवर्जेस, सीरीज यू एन डाइवर्जेस, ये हो गया। सो यू एन तो डाइवर्ज करेगी, वी एन क्या होगा? तो अभी ठीक है ना, यहाँ तुम वन बाई रूट एन कॉमन ले लो, सो वन बाई रूट एन कॉमन ले लोगे तो वन अपॉन वन प्लस वन बाई एन प्लस वन ऐसा हो जाएगा। सो इस तरह से है। एंड नाउ यस सर हो गया। ठीक है ना, ऐसे ही वी एन में भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, एन फोर प्लस वन माइनस एन स्क्वायर, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन रूट अंडर एन फोर प्लस वन प्लस एन स्क्वायर, एन स्क्वायर कॉमन ले लो इसमें से, तो एन स्क्वायर के साथ वन अपॉन एन स्क्वायर की सीरीज क्या होगी? कन्वर्ज करेगी। सो दिस सीरीज वी एन कन्वर्जेस, क्योंकि वन अपॉन एन स्क्वायर तुम कॉमन ले सकते हो, तो लिमिट कॉम्पिटिशन टेस्ट लगा दो वन अपॉन एन स्क्वायर के साथ, तो दिस विल कन्वर्ज। ठीक है, तो ये सही क्वेश्चन है, यू एन डाइवर्जेस वी एन कन्वर्जेस।
15 के बाद 50, क्या है 30, सो सो 30 कह रहा है ना, तो ये जैसे 15 था, शायद 13 था, 9, सो 30 में क्या है कि सीरीज इनफाइनाइट सीरीज, सीरीज एन, सीरीज बी एन, जहाँ बी एन पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव टर्म की सीरीज है, देयर इज अ नेचुरल नंबर एन सच दैट एन मोर देन इक्वल टू कैपिटल एन implies mod एन इज लेस देन इक्वल टू बी एन. सो इफ बी एन कन्वर्जेस देन, तो आपको बता रखा है कि mod ऑफ ए एन इज लेस देन इक्वल टू बी एन. तो इसका मतलब है कि सीरीज ऑफ मॉड, मतलब कहना ये जानते हैं कंपैरिजन टेस्ट लगा लो. तो कंपैरिजन टेस्ट अगर लगाओगे, हमें बता रखा है सीरीज बी एन कन्वर्जेस, अब यही बता रखा है एंड सीरीज बी एन कन्वर्जेस. सो कंपैरिजन टेस्ट कहती है कि लार्जर सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग जो सीरीज अगर वो कन्वर्ज करेगी, तो स्मॉलर सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग कन्वर्ज करना ही है. सो दिस गारंटीज सीरीज मॉड एन कन्वर्जेस, और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज ऑलवेज कन्वर्जेंट थ्योरम है. तो इसका मतलब अगर एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है तो ये कन्वर्ज करेगी ही. ठीक, तो वही बात हो गई. सर इसमें ए क्यों फॉल्स है? सीरीज बी एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट. अच्छा हाँ, क्योंकि बी एन को ऑलरेडी पॉजिटिव ले रखा है, तो बी एन भी सही हो जाएगा. क्योंकि अगर बी एन कन्वर्ज करे, उसने कहा बी एन नॉन नेगेटिव टर्म की सीरीज है, तो मॉड लेंगे तो कुछ डिफरेंस तो आएगा नहीं, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव टर्म की सीरीज तो हमेशा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी. तो ए भी सही होना चाहिए इसके, तो वो बी एन मोर देन इक्वल टू 0 हटा दो. अच्छा, तो ये पॉजिटिव इसलिए दिया ताकि ये ऐसा रहे. हाँ, तो ये एब्सोल्युटली क्यों गलत है, सही बात है. एक्चुअली सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव बनाते हैं ना, अपने मर्जी से ऑप्शन बना दिए, और जो गलत ऑप्शन बनाना चाह रहा है वो भी सही हो गया. इसीलिए सीरीज ए एन एब्सोल्युटली डाइवर्जेंट, ये क्या होता है एब्सोल्युटली डाइवर्जेंट? दिस इज एब्सोल्युटली डाइवर्जेंट. ये सब बेसिक थ्योरम को क्वेश्चन बनाया है, मतलब बेसिक क्वेश्चन, बस ये कोई सॉल्व करने वाला नहीं है, देख के टिक करना है. स्टेटमेंट याद है, थ्योरम याद है, तो ठीक है. बी तो ये सही है, ए भी ऐसे सही हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस लिया था. ए ऑप्शन को इसको, ये तो एमसी 30 नंबर है ना, तो ये तो एमसीक्यू एक ही करेक्ट होना चाहिए, डबल तो कर नहीं सकते करेक्ट. हम्म, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसको चेंज कर देगा. ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है? ठीक है, यहाँ से एक्चुअली ये पूछना चाह रहा, वो बाकी जो ऑप्शन बनाया है वो ऐसे बना दिया है. तो नेक्स्ट इज 33 के बाद, 30 के बाद 33. सो 33 में क्या है? ए इज द मिनिमम ऑफ, जरूरत है ए की. अच्छा, सो ए कह रहा है मिनिमम है इस फंक्शन का,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, x बिलोंग्स टू r। तो ये कैलकुलस तो आता ही होगा, कैलकुलस का कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? -2। ये है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस कितना, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस कितना 2। ये तो ये फंक्शन है। x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, हाँ x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 फॉर्म है। कोई बात नहीं, तुम्हें कैसे मिनिमाइज कर, फंक्शनों को मैक्सिमाइज मिनिमाइज कैसे करते हो? सर डेरिवेटिव लेके 0 पुट कर देते हैं, हाँ फिर डबल डेरिवेटिव टेस्ट। तो ठीक है, डेरिवेटिव लेकर 0 पुट किया तो क्या आया क्रिटिकल पॉइंट, इसका डेरिवेटिव लो। -1। -1 रखो फंक्शन में, क्या आएगा आंसर? 1 2। तो 2 इज द मिनिमम वैल्यू, तो -2 कहाँ से आ रहा है आपका? तो fx की मिनिमम वैल्यू 2 हो सकती है, तो बेसिक कैलकुलस लगाओ। तो a की वैल्यू कहीं 2 आ गई। अब इसने कहा है कि b है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या आई है? 1/2। तो 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 बाहर है, थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 बनाना है तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 2/4 1/2। सो ये 1/2 आ गया, तो ए बी आ गया। अब सीरीज है हमारे पास सीरीज a रेस टू पावर r एंड b रेस टू पावर n माइनस r, ठीक है, r फ्रॉम 0 टू n, ऐसा हो जाएगा। 0 to n है, तो बताओ ये सम करना आता है? सीरीज a है 2 की पावर r और b है हाफ की पावर n माइनस r। कहाँ दिक्कत है भाई, लग रहा है ट्राई नहीं किया हो ठीक से, क्या है इसमें बताओ, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1/2 की पावर n इंटू 2 की पावर r, इसको अलग अलग कर लो, हाफ की पावर n अपॉन हाफ की पावर r, जो कि आ जाएगा 2 की पावर r, और समेसन r पे है। सो r फ्रॉम 0 टू n, सो यहाँ समेसन तो r पे है तो n वाला टर्म बाहर निकाल सकते हो, तो 1/2 की पावर n को टर्म को बाहर निकाल लो, समेसन तो r पे ना, यहाँ r वेरिएबल है, तो r 0 to n, और ये हो गया 4 की पावर r। अब ये तो ज्योमेट्रिक बन गई फाइनाइट टर्म की है। सो 1/2 की पावर n, और ये खोलोगे तो 1, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 4 की है, तो a इंटू आर की पावर कितना, n टर्म्स है ना, n+1 टर्म्स है टोटल, है ना, 0 से स्टार्ट हो रहा है ना। सो r की पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन r-1, जीपी में n टर्म का फॉर्मूला आता है ना, तो यहाँ टोटल कितने टर्म्स हैं, r 0 से n तक है, 0 1 2 3 n तक टोटल n+1 नंबर्स हैं। तो ये हो गया, तो ये हो गया 1/2 की पावर n, 4 की पावर n+1 -1 अपॉन 3, देखो अलाइन कर रहा है किसी ऑप्शन के साथ, तो इसको लिखो, ये जो है 1/2 की पावर n इसके साथ डाल दो। अब देखो कहीं मैच कर रहा है, 3 × 2 की पावर n मैच करता रहा है इसके साथ, सही है, सही ऑप्शन लगा हुआ है, देख लो, ठीक है। तो केयरफुल कैलकुलेशन करो, सिली मिस्टेक करोगे तो एग्जाम में वैसे गलती होगी, ध्यान से कैलकुलेशन करोगे ना। फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, एंड देन वो ए था बी था, पुट कर दिया, तो ये आ गया आंसर, तो जो कि सही लगा हुआ है, ठीक है, 33 इज फाइन। सो 44 में क्या है, S1 S2 गिवन भाई, तो आसान है, तो कहाँ दिक्कत है? सर मेरा ऑप्शन सी आया था। अच्छा, Sn है कि ये n² और नीचे भी n², डिग्री इक्वल हो गया, तो इक्वल डिग्री हो गया तो डाइवर्ज ही करना है, क्योंकि पी टेस्ट से
तो ऊपर से भी एन स्क्वायर कॉमन ले लो, नीचे से भी एन स्क्वायर कॉमन ले लो, तो S1 तो डाइवर्जेंट है। S2 में न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है, तो मतलब एन कॉमन लेंगे, एन प्लस वन कट जाए। अच्छा मुझे लग रहा है यहाँ पर लिखने में गलती की है शायद इन लोगों ने, ये ना एन प्लस वन अपन ऐसा नहीं होना, कहीं कट कैंसिल ही हो जाएगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ एन स्क्वायर प्लस वन होगा, जो कि उसने लिखने में गलती किया है। ये एन स्क्वायर प्लस वन और एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन ऐसा रहा होगा, तो इसने एक्चुअली ऐसा ऑप्शन बनाया है, ठीक है। और नहीं तो अभी क्वेश्चन अगर सही मान ले हम, तो जो आप कह रहे हैं वो सही बात है, क्योंकि ये एन प्लस वन कट जाएगा, तो एन स्क्वायर कन्वर्जेंट है, तो S1 डाइवर्जेंट, S2 कन्वर्जेंट। तो मुझे लग रहा है ये ऑप्शन था और न्यूमरेटर में ये था। ठीक है, ठीक है ना, तो इसके हिसाब से ये S2 फिर डाइवर्जेंट हो जाएगा, दोनों डाइवर्जेंट, जो आप कह रहे हो वो भी ठीक है। तो n प्लस वन क्यों देगा, वो तो कैंसिल हो जाएगा इसीलिए। नेक्स्ट क्या, 47। तो 47 में तो ये इजी वाला टेस्ट है ना, ये सिंपली पहले क्या था, 47 से पहले था 44, तो ये 44 नंबर था। 47 जो है कि n with a sequence such that an plus 1 minus an is c, ठीक है, एंड सीक्वेंस bn where bn is an upon n, तो पूछ रहा है कि क्या होगा। ओके मतलब an प्लस वन माइनस एन की लिमिट c आ रही है, डिफरेंस एज n टेंस टू इन्फिनिटी, और bn है an अपॉन n, तो बताओ bn की लिमिट क्या होगी। तो क्या होना, आपको क्या लगता है, अगर लॉजिकली सोचे कि मान लो an कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो an प्लस वन माइनस an, तो ये होगा लिमिट an प्लस वन माइनस लिमिट an, ये है, और इसकी लिमिट अगर l है तो इसकी भी l होगी 0, तो यहां से ये समझ आया कि c को 0 होना पड़ेगा, ठीक है। क्या समझ आया कि c को 0 होना पड़ेगा, चाहे an कोई भी सीक्वेंस हो, है। लेकिन अगर कन्वर्जेंट है तब, नॉट अगर ना, इफ एन इज कन्वर्जेंट तब, क्योंकि मैंने यहाँ अज्यूम किया ना एन प्लस वन की लिमिट एल है, तो लिमिट एल तो तभी आ सकती है जब कन्वर्जेंट है, तो यहाँ अजम्पशन हुआ कि इफ एन इज कन्वर्जेंट देन ये स्टोरी आएगी, देन सी हैज़ टू बी 0। ये हमने अभी कंक्लूड किया कि अगर एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो मतलब एन कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा, तो एन प्लस वन माइनस एन की लिमिट सी होगी, जो कि 0 आएगी, तो सी तो 0 आ गया, यहां तक ठीक है। अब बी एन की बात करते हैं। सो कोई भी एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेंगे
तो सी जीरो होना है। अब सी जीरो होना है तो पूछ रहा है कि ए एन तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है ना, तो ध्यान दो। अब बी एन तुम्हारे पास है ए एन अपॉन एन, तो लिमिट ऑफ बी एन जो होगा ए एन अपॉन एन। अब ए एन कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो ये कोई एल होगा और अपॉन इन्फिनिटी तो एट द एंड जीरो हो जाना है इसको, है जी। सर इसमें ना हम ए एन को एन लेके किए थे क्योंकि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट नहीं बोला है, तो डिफरेंस सी की वैल्यू 1 आई थी। तो कैसे सीखे, सर एक बी एन मिनट। की वैल्यू, अच्छा आपने ए एन को ले लिया, ओके ओके, सही कह रहे हैं। तो आप एन प्लस वन, आपने एन को क्या ले लिया, एन ले लिया ना। सो उस केस में एन प्लस वन माइनस एन, सही कह रहे हैं आप। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, सो दिस विल बी वन, तो सी तो वन आ जाएगा। और अगर सी वन आ गया तो यहाँ पे अगर आपने एन रख दिया तो लिमिट तो फिर भी वन ही आ रही है, बी एन की लिमिट क्या आ रही है। अगर आपने एन को एन रख दिया मान लो, तो एन को एन रखो तो एन अपॉन एन की लिमिट क्या आएगी। तो सर वो सी के इक्वल है तो ऑप्शन सी ट्रू हो जा रहा है, लेकिन ऐसे मतलब इन जनरल नहीं हो पा रहा है मेरे से। तो इन जनरल सी ही तो आ रहा है, यहां भी तो सी आया है, इन जनरल सी ही तो आया है। सर जैसे कन्वर्जन में तो ऑलवेज हो जाएगा, लेकिन डाइवर्जन के केस में सिर्फ एक एन के लिए है, अदरवाइज का तो नहीं पता ना। लीजिए अदरवाइज बताइए एग्जांपल, जैसे गलत सर दिखाने के लिए काउंटर एग्जांपल लेना पड़ेगा ना। जब -1 की पावर n लेते हैं चलो -1 की पावर, सर कन्वर्ज करेगा +2 या -2 पे। लेकिन कन्वर्ज नहीं करेगा ना, तो ये नहीं ले सकते। ऐसे थोड़ी होता है प्लस टू या -2 पे कन्वर्ज कर, अगर दो नंबर पे कन्वर्ज कर तो कन्वर्ज कर ही नहीं रहा एक्चुअली। डिफरेंस आएगा ना हाँ, +2 या -2 आ अरे जाएगी तो ना। वही पूछ रहा हूँ, हद है, लिमिट हैज टू बी यूनिक, तो दो लिमिट थोड़ी होगी, लिमिट हैज टू बी यूनिक ना, सी यूनिक होने चाहिए, अदरवाइज डज नॉट एग्जिस्ट। अगर सी की आप कह रहे हो दो वैल्यू हो सकती है तो वो डज नॉट एग्जिस्ट, एक्चुअली सी डज नॉट एग्जिस्ट, देन एग्जिस्ट मीन्स यूनिक। समझ आया कुछ। तो दिस एग्जाम्पल इज नॉट सुटेबल एग्जाम्पल। जैसे सर इसमें प्रॉब्लम क्या था ना, ऑप्शन ए हम ऐसे कन्वर्जन लेके तुरंत ट्रू कर दिए, इसके बाद जब एन एग्जाम्पल में आया है तो सी को ट्रू कर दिए। अब ऐसे सर कोई ऐसा भी काउंटर एग्जाम्पल हो सकता है कि सी गलत हो जाए, तो नहीं तो मतलब इन बताइए जनरल इसीलिए। हो कैसे सकता है, जब होगा तब होगा, ऐसे कैसे तुक्का लगा देंगे। आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जहां सी गलत हो जाए, हो तो कुछ भी सर सकता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है तो इसलिए क्योंकि ट्रू है, इसलिए एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है। हम कैसे बोल सकते हैं कुछ हो सकता है जब तक हमारे पास है नहीं। वैसे थ्योरम भी गलत हो सकता है, कोई काउंटर एग्जाम्पल मिल जाएगा कि थ्योरम गलत हो जाएगा। जैसे कहता है हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होगा, तो हम सोचेंगे ऐसा हो सकता है कि अनबाउंडेड हो लेकिन कन्वर्जेंट हो जाए, तो बोलने के लिए कुछ भी बोल देंगे। लेकिन गलत तब होगा जब काउंटर एग्जाम्पल होगा मेरे पास। तो आप बताओ आपको गलत लग रहा था कौन सा काउंटर एग्जाम्पल जहां गलत हो रहा है। ए सर गलत है, गलत नहीं लगा। इस एग्जाम्पल इस एन को ये चूज करने से आपका ऑप्शन ए तो पक्का फॉल्स हो गया, आउट हो गया। मे और मे नॉट बी कन्वर्जेंट, तो देखते हैं बाउंडेड बट मे नॉट बी कन्वर्जेंट। अब कुछ और एन एन स्क्वायर लेके देखो, तो एन प्लस वन का स्क्वायर तो इन्फिनिटी पे चली जाएगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एन माइनस एन, एन प्लस माइनस एन सी है। अभी के लिए आप मान लो है ना एन प्लस वन ले लो एन को, तो एन प्लस टू माइनस एन प्लस वन, फिर भी वन ही आएगा। कुछ भी ऐसा एग्जाम्पल लो जहां पे आपको लगता है कि सी पे कन्वर्ज नहीं करेगी। जैसे एग्जाम्पल आपने एन लिया, तभी ये एन लिया तो इस केस में सी वन आया, और इस केस में ए एन अपॉन एन वन पे ही कन्वर्ज किया है जो कि सी है। मैंने एग्जाम्पल नहीं लिया, मैं जनरल अज्यूम किया है कन्वर्जेंट है मान लो। अभी जैसे एग्जाम्पल के लिए 1/n है, मैंने मान लिया उस तरह से, तो मेरा सी जीरो आया, तो ये जीरो है तो सी भी जीरो है। तो कहने का मतलब ये सी जीरो है तो लिमिट भी जीरो आ रही है उसकी, एन सर अपॉन। इसमें डाउट मतलब, हाँ सर मान लीजिए सी ट्रू हो गया, जैसे मतलब हम पढ़े नहीं थे स्टेटमेंट, तो सी ट्रू हो गया तो बी और डी को भी एलिमिनेट करने का आइडिया नहीं लग रहा है।
मे और मे नॉट बी कन्वर्जेंट, तो एलिमिनेट तब करेंगे जब हमारे पास काउंटर एग्जाम्पल होगा, वही तो कह रहे हैं। तो आप ढूंढिए एलिमिनेट करने के लिए काउंटर एग्जाम्पल ढूंढिए, ये कह रहे हैं। अगर ये थ्योरम निकला, मान लो कोई थ्योरम हो गया, तो थ्योरम तो कभी गलत होगा ही नहीं ना। अगर ये स्टेटमेंट इन जनरल ट्रू है, थ्योरम है, 1/n ले तो गलत तो होगा ही नहीं। 1/n लो, बताओ 1/n रखो ना। 1/n जो हो तुम जाएगा जो तुम sequence मुझे सजेस्ट maintain। कर रहे हो वो तुम करके देखो ना, नोटबुक में करके देखोगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा क्या हो रहा है। 1/n लेके देखो, सी क्या आता है, फिर इसकी लिमिट निकालो क्या आएगा। वन बाई एन लोगे तो सी जीरो आ जाएगी, ये भी जीरो पे चली जाएगी, तो सही है। सी इज ट्रू स्टेटमेंट, ये थ्योरम हो गया तो ये करेक्ट होगा। ठीक है, अभी के लिए मुझे काउंटर एग्जाम्पल दिख नहीं रहा है। तो और क्या वजह है, चलिए उस पर थोड़ा बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बी एन अगर मैं एन से डिवाइड कर दूं, क्योंकि डिफरेंस ना देखो, एक समझने क्या यहाँ पे है कि लार्ज एन के लिए ए एन और ए एन में एक इक्वल डिस्टेंस है ना, इक्वल डिस्टेंस है। तो इक्वल डिस्टेंस मेंटेन रहेगा फॉर लार्ज एन, और वो डिस्टेंस सी है। तो एक तरीका है कि या तो ए एन कन्वर्जेंट ना हो, जैसे एन ले लिया। दूसरा है कि कन्वर्जेंट हो, तो कन्वर्जेंट है तो फॉर लार्ज एन डिफरेंस जीरो हो जाना है, और कन्वर्जेंट नहीं है और डिस्टेंस मेंटेन रहेगी लार्ज एन के लिए, तो ये तभी है जब वो लीनियर टाइप का होगा, जैसे एन हो गया उस टाइप का। हाँ तभी पॉसिबल है, वरना क्वाड्रेटिक लोगे तो डिस्टेंस यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। तो इसमें दो ही पॉसिबिलिटी है, तो कन्वर्जेंट है तो ओके है, डाइवर्जेंट में सिर्फ एन, n+1, n+2 इस टाइप का ही सीक्वेंस डिफरेंस मेंटेन करेगा। सो इन दोनों के बीच का डिफरेंस सी है, दो कंसेक्यूटिव टर्म के डिफरेंस इक्वल है हमेशा। सो इसका मतलब यही हुआ ना कि वो लार्ज के लिए तो या तो कभी कन्वर्ज ना करे, या सी जीरो हो जाए तो कन्वर्ज कर गई, और सी जीरो नहीं है तो कन्वर्ज नहीं करेगी। क्योंकि कभी कन्वर्ज कब करती है, जब बहुत लार्ज एन के लिए सारे टर्म एक ही नंबर के नेबरहुड में आ जाए। तो अगर सी आप नॉन जीरो कंसिडर करोगे, सो मीन्स ये सीक्वेंस एन कभी कन्वर्ज ही नहीं करेगी, क्योंकि टर्म्स का गैप हमेशा इक्वल रहेगा, तो कन्वर्ज करेगी नहीं। अब सोचना है कि ऐसे कौन कौन से सीक्वेंस है जहां गैप हमेशा इक्वल रहेगा, तो वो लीनियर टाइप का ही हो सकता है, और कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए इसलिए थ्योरम हो गया कि एन अपॉन एन हमेशा, ये तो लीनियर होगा, तो जाके एन एन कट के वही नंबर आंसर आ जाएगा, जो जैसे एन है ना 1 आ जाएगा सी फिर, या मान लो कुछ ऐसा ले लो 2n, एग्जाम्पल के लिए मान लो ऐसा ले लो, चलो एक ट्राई करके देखते हैं। 2n क्या सुटेबल एग्जाम्पल होगा अगर ऐसा ले, सो n+1 क्या होगा 2n+2, तो इस केस में क्या आएगा चेक करते हैं, तो फिर वही आ जाएगा 2 ही आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से c निकल के आएगी an+1 माइनस an इज 2, तो c2 आ गया, लिमिट लेंगे तब भी, और c2 आ गया। अब an अपॉन n लो तो ये 2 ही आएगा, तो ये c ही आ जाना है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये थ्योरम है, तो कोई काउंटर एग्जाम्पल मिलेगा नहीं जो हम गलत दिखा पाएंगे हम। ये चीज़ अगर कोई थ्योरम का स्टेटमेंट है तो उसका कोई काउंटर एग्जाम्पल नहीं है। तो बी एन हमेशा कन्वर्जेंट होगा, इसलिए बी फॉल्स है। बाउंडेड बट मे नॉट बी कन्वर्जेंट, मैं कह रहा हूँ बी एन हमेशा कन्वर्जेंट होगा, तो इसलिए बी डी आउट हो गया, ए आउट हो गया एन एग्जाम्पल से, इस एग्जाम्पल से भी ए आउट हो गया, तो इसलिए सी इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या 47 के बाद, 47 के बाद जो टर्म है 48, तो 48 में क्या है कि ए आई लिख रखा है, अच्छा तो ए आई इज एक्स माइनस ए आई अपॉन, यही आपको सीखना है कि जहाँ गलती आपसे हो रही, कुछ गलती तो टेस्ट में था तो वो ठीक है, तो उसको आप जब बाद में एनालिसिस करते हो अपना मार्क्स एनालिस, जो क्वेश्चन हमारी साइड से गलत है तो उसको मार्क्स ऐड करके एक बार देख लो कि आपके एक्चुअल कितने मार्क्स बने हैं इस टेस्ट में, जो नेगेटिव हुए थे उसको अपनी तरफ से मैनुअली आप ऐड कर लो कि इस क्वेश्चन में इतने क्वेश्चन ही गलत थे। तो जब जैम में भी क्वेश्चन गलत होंगे, कुछ हो जाते हैं, तो वहाँ मार्क्स टू ऑल होता है, सबको अटेम्प्ट किया हो नहीं किया हो सबको मार्क्स मिलता है उस केस में। तो एक्स माइनस ए आई अपॉन मॉड ए माइनस ए आई, ऐसा कुछ दिख रहा है, आई 1 से n है, और जहाँ पे नंबर जो है सो लिमिट पूछ रहा है a1 a2, ये बीच में आई थिंक प्रोडक्ट है, गलती से कॉमा लगाया है,
मुझे लगा ना वो मतलब डॉट है बीच में, इनटू है, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट है तो लिमिट x टेंस टू क्या लिखा है, ए एन, क्या लिमिट में ए एम है, अच्छा ए एम ऐसा है, लिमिट x टेंस टू a इंडेक्स में m है, m कोई नंबर है 1 से n के बीच का, तो इसका क्या मतलब है, ये ऐसा पूछ रहा है a1 इंटू a2 इंटू an, ऐसा पूछ रहा है आपसे। तो सोचो, अब मैं सीधा से पूछूं, मान लो ए एम के बारे में सोचो, बीच में ही एम कोई टर्म है, तो क्या लगता है यहां से ए एम क्या बनेगा, क्योंकि एम इसने कहा है 1 से n के बीच है, सो ए एम क्या होगा, x माइनस ए एम अपॉन मॉड ए माइनस ए एम, और लिमिट और x को अगर मैं ए एम रख दूं इसमें, तो अगर x को ए एम रख दूं तो 0 हो जाएगी, तो ए एम तो वैसे अगर मैं लगा दूं लिमिट x टेंस टू ए एम, तो ये तो 0 हो जाना है, तो 0 आ जाना है, तो बाकी टर्म्स तो कोई दिक्कत नहीं है 0, लेकिन बाकी टर्म्स क्या रहेंगे, x माइनस ए एम, तो बाकी टर्म में पावर तो बढ़ जाएगा काफ़ी, तो ए एम माइनस ए वन ऐसा रहेगा ना, ए एम माइनस ए वन, ए एम माइनस ए टू एंड सो ऑन, बीच में एक टर्म 0 है, ए एम माइनस ए एन, और अपन ऐसे ही मॉड ए माइनस, तो इस तरह से आएगा, लेकिन मुझे लग रहा है बीच में 0 हो जाएगा, अगर नेचुरल नंबर है m तो ये वैल्यू 0 हो जाना है, तो इक्वल टू -1 की पावर m माइनस वन, दिस डज नॉट एग्जिस्ट। अगर मान लो ऐसा है कि m कोई नेचुरल नंबर नहीं है, एग्जाम्पल के लिए है ना, सो m कोई नेचुरल नंबर नहीं है, तो उस केस में ये क्या होगा, जैसे a1 माइनस ए एम है, ये a माइनस ए वन है, आई थिंक लिखने में ही कुछ गलत किया है, ये a क्या है, व्हाट इज दिस a है ना, a का कोई रोल तो डिस्कस किया ही नहीं, तो ये क्वेश्चन ना आई थिंक टाइपिंग एरर है, लिखने में गलती किया है, a माइनस ए आई एक्स माइनस ए आई, तो a क्या है, a तो फिक्स करना चाहिए, या मान लो x टेंस टू सिर्फ a लेता, अभी के लिए मैं बात करता हूँ x टेंस टू ओनली a है, तो क्या होगा, चलो यहाँ दोबारा देखता हूँ, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि a1 जो मेरे पास है दिस इज x माइनस ए वन बाई ए माइनस ए वन, ठीक, ऐसे ही a2 मेरे पास है x माइनस ए टू बाई ए माइनस ए टू का मॉड, अब मैं कह रहा हूँ ए एन मेरे पास है x माइनस ए एन अपॉन मॉड में ए माइनस ए एन, ठीक, अब इन सब में मैं लगा दूं x टेंस टू a, इन सब में, तो ये कहाँ टेंड करेगी, a माइनस ए वन अपॉन ए माइनस ए वन का मॉड चलता रहेगा, a माइनस ए टू अपॉन ए माइनस ए टू का मॉड, और ये होगा a माइनस ए एन अपॉन मॉड ए माइनस ए एन, तो x अपॉन मॉड x किसके इक्वल होता है, -1 to the power n। है ना, क्योंकि प्लस माइनस हो सकता है, तो नहीं, तो ये डिपेंड करता है ना कि a जो है a1 से ज्यादा है कि कम है, उस पर डिपेंड करेगा ना, मान लो a अगर मैं x टेंस टू a लिखा हूं, तो अब ऐसे सोचो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, अगर x a के लेफ्ट हैंड लिमिट में है, मतलब x इज लेस देन a, तो x इज लेस देन a, तो उस केस में x माइनस ए आई क्या है, -1। तो उससे क्या होगा, x लेस देन a हो या x मोर देन a हो, इसमें a और a1 के बीच में रिलेशन है ना, ओके, तो यहाँ डिपेंड करेगा a और a1 में क्या रिलेशन है, एक्चुअल मतलब ये है,
सो अगर ए सबसे छोटा है तो ये हो जाएगा नेगेटिव। तो क्वेश्चन लिखने में गलती किया इसने, यहाँ एक्सटेंस तो ए होना चाहिए या तो, एंड यहाँ ए एम तक होगा और ऐसा होगा, तो इसको क्वेश्चन बोलना पड़ेगा करेक्ट करे खुद ही। तो मेरे साथ होता क्या, मान लो ए अगर सबसे छोटा नंबर तो वैसे तो 1 आ जाएगी, या ए लार्जेस्ट है सबसे तो मॉड हट जाएगा। अगर ए A1 से ज़्यादा है मान लो तो मॉड हट जाएगा, तो कट के 1 1 1 आ जाएगा, प्रोडक्ट 1 आ जाएगी। अगर ए जो है सबसे छोटा है तो फिर -1 की पावर m आएगी, और ए अगर, है ना, वैसा लिखना पड़ेगा, इसने लिखा नहीं है। तो इसमें लिखने में गलती है इसने, क्वेश्चन में इसने बोलता हूँ क्वेश्चन डज नॉट मेक सेंस, इसको ठीक करेगी। ठीक है, इसको करेक्ट कर देगा, है ना। तो आपके तो हो गया डाउट। नेक्स्ट जो है, हाँ जी, तो 35 हुआ है, नहीं 35 33 तो हो गया भाई, 35 बचा है। तो 35 में क्या था, ये कह रहा है सीरीज 1/n माइनस साइन 1/n, यही है। एंड इस पूरे की पावर है a, और n है 1 से इन्फिनिटी। तो पूछ रहा है कि दिस कन्वर्जेस इफ, और तो सिंपल है ना, इसमें डिफरेंट वैल्यूज के लिए तुम चेक कर सकते हो, मोर देन 1/3, लेस देन 1/3, लेस देन 1/2, मोर देन 1/2। तो अभी के लिए मान लो ये 1 है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा, सर इसमें साइन 1/n का एक्सपेंशन से हो जा रहा है। साइन 1/n का एक्सपेंशन लिख दिया आपने। तो साइन x का एक्सपेंशन क्या होता है, x माइनस x³/3 फैक्टोरियल। तो फिर ऐसे चलेगा आगे, -1/n की पावर 5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो इसमें क्या, ये तो कैंसिल हो गया, और इस पूरे की पावर a था, तो ये भी शॉर्ट में लिखे n फ्रॉम 1 to infinity 1/n³ into 3 फैक्टोरियल minus 1/n5 into 5 फैक्टोरियल, एंड दिस विल कीप गोइंग। तो इस पूरे की पावर a है, तो अगर मैं कॉमन ले लूँ 1/n³ इसमें से, और यहाँ से a भी पावर है, तो 1/3a रहेगा, है ना। एंड बाकी जो टर्म्स आएगा 1 माइनस समथिंग, फॉर एग्जाम्पल 1 माइनस n² 5 फैक्टोरियल पावर a। तो ये आप p टेस्ट लगा देंगे यहाँ पे, तो सही कह रहे हैं। तो ये 3a हैज़ टू बी मोर देन 1, सो a हैज़ टू बी मोर देन 1/3। तो हर a है ना, सो फॉर ऑल a मोर देन 1/3 दिस विल बी कन्वर्जेंट। ठीक है ना। तो 1/2 वाला इसलिए आउट है क्योंकि 1/3 और 1/2 के बीच का नंबर ले लेंगे तो भी कन्वर्ज कर जाएगी। सो ठीक है, दिस इज फाइन, दिस वे इज फाइन। सो नेक्स्ट क्या रहा, 35 30 हो गया ना, 25 27 29 हुआ जी आपका।
25, 27, 29। क्या है भाई, ये सब तो इजी है। क्या लिख रखा है, 1 इंटू एक्स 2 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल एक्स 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब है समेसन n फैक्टोरियल x की पावर n। तो ये तो हमने क्लास में कराया पावर सीरीज में इस तरह के क्वेश्चंस। n 0 से इन्फिनिटी या 1 से इन्फिनिटी कर दूं, 1 से इन्फिनिटी। सो ये पावर सीरीज में हमने देखा था ना, ये कब कन्वर्ज करेगी। सो x को 0 रख देंगे तो कन्वर्ज करेगी। क्या डाइवर्जेंट एवरीवेयर, हाँ। सिर्फ इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अगर तुम निकालोगे तो क्या आता है, n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, n प्लस 1 है ना, इसका इन्फिनिटी आ जाएगी तो r 0 हो गया। तो मॉड x लेस देन 0 के लिए कन्वर्जेंट है, तो कोई नंबर है ही नहीं, बस एंड पॉइंट पे चेक करना है। तो x बराबर 0 पे चेक कर लो, तो x बराबर 0 पे चेक करोगे तो ये 0 हो जाएगी, तो कन्वर्जेंट है। दिस इज कन्वर्जेंट फॉर x बराबर 0। सही तो है ये। तो ये सब क्लास में पावर सीरीज वाले टॉपिक में करा रखा है क्लास में। सो इसमें जो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस है वो सिर्फ सिंगलटन सेट 0 है। 25, 27, 29, 27 में क्या है, ट्वेंटी सेवन में है एन है। ये जैम का ऑलरेडी आया तो नहीं, पता नहीं आया नहीं आया, लेकिन ये कॉची कंडेंसेशन टेस्ट से नहीं हो जाएगा जी। दिस सीरीज विल कन्वर्ज, दिस कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ 2 की पावर n इंटू ए 2 की पावर n कन्वर्जेस, और ये बनेगा 2 की पावर n। देखो भाई तुम्हारी थ्योरी ठीक नहीं है, जब भी लॉग वाले इस तरह क्वेश्चन आते हैं कॉची कंडेंसेशन टेस्ट लगाओ, ln 2 की पावर n, तो ये तो कट जाएगा। अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ जी, ये आपने क्लास में क्वेश्चन करवाया था, हाँ। उसमें इसको डाइवर्जेंट, उसमें ये डाइवर्जेंट आया था, तो यहाँ भी तो और डाइवर्जेंट, आपने एक थ्योरम, यहाँ पे क्या आया है, अभी जो कर रहा हूँ अभी कंक्लूड नहीं हुआ, यहाँ से क्या आंसर आया, मैंने कहा दिस कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ दिस कन्वर्जेस, यहाँ से क्या आंसर आएगा अभी। सो 2 की पावर n 1 अपॉन 2 की पावर n log 2 की पावर n, यही ना। तो सर आ गया, फॉल्स फाइंड करना था, मैंने ट्रू फाइंड करने। सो 1 बाई n ln 2 दिस इज डाइवर्जेंट, तो ये डाइवर्जेंट है, पूछा है फॉल्स कौन सा है, तो कन्वर्जेंट वाला फॉल्स है। हाँ तो फॉल्स ये है ना। ठीक है। सो 29 में क्या है, इसलिए केयरफुली क्वेश्चन पढ़ो फिर टिक करो फाइनली। इफ अ सीक्वेंस इज नॉट अ कॉची सीक्वेंस देन इट इज, तो कॉची नहीं है, हमने क्या पढ़ा था, कॉची इफ एंड ओनली इफ कन्वर्जेंट आर में, रियल सीक्वेंस है तो हम लोग रियल सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, तो रियल सीक्वेंस इज कॉची इफ एंड ओनली इफ कन्वर्जेंट, तो कॉची नहीं है तो कन्वर्जेंट भी नहीं होगा। तो दोनों चीज क्यों लगाया है, डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है, बाउंडेड है, तो कॉची नहीं है ना। जैसे एग्जांपल के लिए एन कॉची सीक्वेंस नहीं है, तो ये डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट नहीं है। बी आउट हो गया, बाउंडेड है नहीं, सी आउट हो गया, तो बचा गया, तो इसमें ए सही होगा ऑप्शन ना। अगर कॉची नहीं है तो कन्वर्जेंट नहीं है, कन्वर्जेंट नहीं तो उसको हम डाइवर्जेंट बोलते हैं। ठीक है, ए सही होगा 29 में। देख लो भाई तुम लोग। ठीक है भाई, तुम्हारा हो गया ना। तो इसमें ए है, अब क्या रह गया किसका, 49 में क्या है, कि एफ एक्स साइन 1 बाई एक्स एक्स नॉन जीरो और 0 0, डोमेन है -1 से 1,
तो सिलेक्ट इनकरेक्ट, फिर से फॉल्स चुनना है आपको। सो कह रहा है देयर एग्जिस्ट सीक्वेंस ए एन सच दैट ए एन टेंड्स टू 0 एफ एन ऑल्सो टेंड टू 0। सो ऐसा कोई ए एन लो कि ए एन 0 पे जाए, देयर एग्जिस्ट की बात कर रहा है। सो एक तो मुझे सिंपली समझ आ रहा है कि ए एन को हम 0 सीक्वेंस ले ले तो एफ एन क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, तो ट्रू हो गया। देयर इज सीक्वेंस दैट ए एन टेंड्स टू 0 एंड एफ एन टेंड्स टू -1। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है, हमें फॉल्स चुनना है। बी में कह रहा है एक ऐसा सब सीक्वेंस मिलेगा ए एन जो खुद 0 पे जा रही होगी लेकिन एफ एन -1 पे जाएगी। देयर एग्जिस्ट, बस सुटेबल सीक्वेंस चुनना है कि ऐसा क्या चुनना चाहोगे। तो जैसे अगर मैं ए एन को चूज करूं 1/2n पाई प्लस पाई बाई 2, ये ले लो, प्लस पाई बाई 2 या माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 ले लो, चलो 2n पाई, तो ये खुद 0 पे जा रही है लेकिन एफ ऑफ ए एन निकालोगे तो जब रखोगे ए एन को साइन 1/x में तो 1/n ये हो जाएगा, तो बचेगा साइन 2n पाई माइनस पाई बाई 2 जो कि -1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से आ जाएगी -1। ठीक है, सो ये भी ट्रू है। अब पूछ रहा है कि ए एन 0 पे जा रही हो, एफ एन 1/2 हो जाए, तो ऐसा भी हो जाएगा। अच्छा 0 के बजाय यहां पे तुम ये ले सकते थे 1/2n पाई ले सकते थे, तब भी ओके है। ये खुद 0 पे जा रही है एफ एन, तब भी 0 होगी। अब ए एन को लो, तुम्हें एफ ए एन को 1/2 पे भेजना है तो तुम ए एन को लो 1/2n पाई प्लस पाई बाई 6। तो देखो ए एन खुद 0 पे जा रही है लेकिन एफ ए एन तुम्हारा 1/2 पे जाएगी। सो देयर एग्जिस्ट, यस, तो ए बी सी आर ट्रू स्टेटमेंट, तो डी इज द फॉल्स स्टेटमेंट। मतलब नॉन ऑफ दिस, मतलब इनमें कोई फॉल्स है ही नहीं। ठीक है, इसीलिए so none of these is false, all are true statement, ABC are true statement। ठीक है जी, तो कोई किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो बताओ। ये टेस्ट नंबर क्या था, दिस वाज टेस्ट नंबर 9। ठीक है, तो अगर अभी के लिए हो गया हो तो कल टेस्ट नंबर 10 का डिस्कशन होगा, फिर हम नए टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, अभी 4 टेस्ट में डिस्कस कर रहा हूं एक एक टॉपिक का। तो अभी जैसे हमने 1 2 3 4 प्रोबेबिलिटी का था, सीक्वेंस सीरीज का था 5 7 9 10, ये सीक्वेंस सीरीज का था। तो बाकी टेस्ट एंड में डिस्कस करेंगे, टाइम बचेगा। तो 4 हम लोग यूनिट वाइज टेस्ट डिस्कस कर रहा हूं ईच टॉपिक का। उसके बाद हम फुल लेंथ टेस्ट पे आ जाएंगे वापस, फिर फुल लेंथ टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद यूनिट वाइज तुम खुद अटेम्प्ट करो। डाउट क्लास तो डेली चल रही है 11 बजे से, तुम अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो ये अभी कल 10वें का डिस्कशन होगा, फिर परसों से वापस हम कोई तीसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मैं बता दूंगा तुम्हें। तो कल डिस्कशन होगा इसका, कल की जो क्लास होगी टेस्ट नंबर 10। ठीक है, चलो तो आज फिर यहीं स्टॉप करते हैं। डाउट क्लास वाले रुक सकते हैं, बाकी अगर कुछ और डाउट हो तो